नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में मैं दीपा वाजपेयी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गद्य का आरंभिक स्वरूप क्या था, किस तरह पहले क्षेत्रीय भाषाओं में गद्य लेखन प्रारंभ हुआ, फिर धीरे धीरे खड़ी बोली गद्य में किस प्रकार अपना आकार लिया, किस तरह अंग्रेजी सरकार शासन द्वारा गद्य को प्रोत्साहित किया गया, तत्कालीन सामाजिक और राजनैतिक आंदोलनों में किस तरह गद्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया और भारतेंदु और उनके मंडल ने किस तरह हिंदी गद्य को एक महत्वपूर्ण आधारशिला प्रदान की। सबसे पहले देखते हैं गद्य की परिभाषा कि लय, ताल और तुक से रहित विचार प्रधान वाक्यबद्ध रचना गद्य कहलाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु को माना जाता है। अब हिंदी गद्य के कितने रूप हैं? विचारणीय प्रश्न है कि हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा जाता है। तो हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं या हिंदी गद्य को हम किन भागों में बांटते हैं, आइए देखते हैं। तो हिंदी गद्य को हम अनेकानेक गद्य विधाओं में विभाजित कर सकते हैं। इन विधाओं को हम दो आधारों पर बांट सकते हैं। सबसे पहले परंपरागत गद्य विधाएं, यानी जो बहुत पुराने समय से गद्य के रूप में, विधाओं के रूप में सामने आती रही हैं, और नवीनतम गद्य विधाएं, यानी जो कालांतर में गद्य विधा के रूप में विकसित हुई है। प्रारंभ में ये स्वरूप में नहीं थी, लेकिन कालांतर में इनका महत्व बढ़ता जा रहा है और ये महत्वपूर्ण गद्य विधाओं के रूप में आकार लेती जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं परंपरागत गद्य विधाएं। तो परंपरागत गद्य विधाओं में सबसे पुराना स्वरूप गद्य विधा का है नाटक का। नाटक जो है वो 10वीं शताब्दी में जो है आकार ले चुका था, और पहले के नाटक जो है वो गा कर गायन के माध्यम से कथाओं के रूप में, आख्यानकों के रूप में अभिनीत किए जाते थे। तो परंपरागत गद्य विधाओं में सबसे पुराना स्वरूप जो गद्य विधा का वो देखने को मिलता है वो है नाटक के रूप में। इसके बाद कहानी। अब नाटक और कहानी में क्या अंतर है? नाटक में किसी भी आख्यान या कथा को दृश्यों के माध्यम से अभिनीत किया जाता है, यानी दर्शक वर्ग के सामने वो घटना चरितार्थ करके दिखाई जाती है। यानी दर्शक जो है वो अपने नेत्रों के माध्यम से उस कहानी का एक अंग स्वयं को मानने लगता है और उसको रसानुभूति होती है। दूसरी विधा है कहानी। कहानी मानव जीवन के एक छोटे से अंश को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। जैसा कि हम जानते हैं कि कहानी भी जो है बहुत पुराने समय से चली आ रही है। दादी नानी की कहानियां, किस्साए अलिफ लैला, पंचतंत्र की कहानियां, और पुरानी कहानियों में तो पशु पक्षी को भी बोलते हुए दिखाया जाता था। तो कहानी जो है भारतीय जनमानस का, उनके मनोरंजन का एक प्रधान साधन रही है। लोग अपना समय बिताने के लिए कभी यात्रा करते जाते समय छोटे छोटे किस्से और कहानियों को सुनते सुनाते आराम से अपना समय व्यतीत करते चले जाते थे। तो कहानी। तीसरी विधा है निबंध। निबंध भी जो है वो, हालांकि खड़ी बोली या हिंदी के निबंध का वास्तविक उदय भारतेंदु के युग से माना जाता है, परंतु उसके पहले भी निबंध लिखे जाते रहे हैं। तो निबंध भी हमारा परंपरागत गद्य विधा के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है उपन्यास। उपन्यास किसी व्यक्ति के जीवन को समग्रता के साथ प्रस्तुत करने का एक प्रधान साधन है। यानी किसी व्यक्ति के जीवन का विस्तृत वर्णन, विस्तृत घटनाक्रम, संपूर्ण परिवेश के साथ, संपूर्ण घटनाक्रम के साथ प्रस्तुत करना उपन्यास कहलाता है।
उपन्यास का आकार और कहानी का आकार, इन्हीं दोनों में अंतर होता है। कहानी जीवन का एक छोटा सा भाग होती है और उपन्यास जीवन का बृहद भाग होता है। अर्थात उपन्यास बड़े कलेवर में निर्मित होता है और कहानी संक्षिप्त कलेवर में सामने आती है। इन दोनों में यही मुख्य भेद है। अब आते हैं नवीनतम गद्य विधाओं की ओर। तो नवीनतम गद्य विधा में सबसे पहली है संस्मरण। संस्मरण में लेखक या संस्मरणकार अपने जीवन के किसी विशिष्ट अनुभव, किसी विशिष्ट घटना या किसी आत्मीय स्वजन से जुड़ी हुई संबद्ध घटना को भावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करता है। संस्मरण के कार्य के साथ जिस घटना को प्रस्तुत करता है, एक आत्मीय संबंध तादात्म्य बन जाता है। दूसरी नवीनतम विधा है रेखाचित्र। रेखाचित्र में रेखाचित्रकार अपने जीवन की किसी घटना, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का शब्दों के माध्यम से सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। रेखाचित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। संस्मरणकारों में यदि हम देखें तो श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा रेखा चित्रकार में यदि हम देखें तो महादेवी वर्मा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बनारसी दास चतुर्वेदी, ये सब महत्वपूर्ण संस्मरणकार और रेखाकार के रूप में सामने आते हैं। इसके बाद आता है एकांकी। एकांकी हमारी परंपरागत गद्य विधा नाटक का ही एक अंग या एक नया रूप माना जाता है। हिंदी में पहला एकांकीकार प्रसाद को माना जाता है तथा उनके द्वारा रचित एक घूंट को पहली हिंदी एकांकी होने का गौरव प्राप्त है। एकांकी नाटक का संक्षिप्त रूप है जो एक अंक में ही समाप्त हो जाता है। जीवनी। जीवनी नवीनतम गद्य विधा की वो रचना है जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण लेखा जोखा चित्रबद्ध करता है, शब्दबद्ध करता है, यानी शब्दों के माध्यम से वो किसी व्यक्ति के जीवन का पूरा खाका प्रस्तुत करता है, उसको कहते हैं जीवनी। हिंदी की प्रमुख जीवनियों में प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही है, जिसको कि लिखने वाले उन्हीं के पुत्र अमृत राय जी हैं। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी आवारा मसीहा, जो कि शरद चंद्र की जीवनी है, ये भी विशिष्ट स्थान रखती है। अब आते हैं पांचवी विधा आत्मकथा पर। आत्मकथा यानी कि लेखक स्वयं अपने जीवन की परतें खोल करके पाठक के सामने रखता है, अपने जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को सामने लाने का कार्य करता है। हिंदी में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यात्रा वृत्त। हिंदी की नवीनतम गद्य विधाओं में यात्रा वृत्त का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यात्रा वृत्त अर्थात यात्रा वृत्तकार अपनी द्वारा की गई यात्राओं की विधिवत विवेचना प्रस्तुत करता है। किस तरह उसने यात्रा प्रारंभ की, इसमें तिथियों का, घटनाओं का, हर स्थान का पूरा एक एक लेखा जोखा और चित्र वो प्रस्तुत करते हुए चलता है। हिंदी के यात्रा वृत्तकारों में रामवृक्ष बेनीपुरी तथा राहुल सांकृत्यायन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये यात्रा वृत्तकार के रूप में ये हिंदी साहित्य की महान निधि है। भेंटवार्ता। भेंटवार्ता अर्थात किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से लिए गए इंटरव्यू को लिपिबद्ध करना, एक लेख के रूप में प्रस्तुत करना भेंटवार्ता कहलाता है। रिपोर्टाज। किसी आंखों देखी घटना का चित्रण, किसी भी पत्रकारिता से संबंधित घटना का चित्रण रिपोर्टाज कहलाता है। इस मामले में लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज जो कि सुल्तान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। पत्र साहित्य। पत्र साहित्य में किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन लेख के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रेडियो रूपक। रेडियो रूपक में किसी भी नाटक को रेडियो के माध्यम से सिर्फ ध्वनि द्वारा
सुनाया जाता है, यानी नाटक का दृश्य नहीं बल्कि श्रव्य रूप जो रेडियो पर प्रसारित होता है रेडियो रूपक कहलाता है। डायरी हिंदी नवीनतम गद्य विधा का वह रूप है जिसमें लेखनकर्ता अपने जीवन की दिन प्रतिदिन की घटनाओं को संपूर्ण भावमयता और प्रवाहमयता के साथ अंकित करते चलता है। इसका हिंदी उच्चारण दैनंदिनी भी है। डायरी को हिंदी में दैनंदिनी कहा जाता है। आलोचना या समीक्षा किसी कवि, किसी लेखक की पुस्तक या उसकी काव्य कला पर या उसकी गद्य कला पर अपने विचारों को की क्रमबद्ध विवेचना आलोचना या समीक्षा कहलाती है। हिंदी आलोचना और हिंदी समीक्षा लेखकों में नामवर सिंह तथा रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल का विशेष स्थान माना जाता है। गद्य गीत यानी जब बिना लय और ताल और तुक के गद्य को पढ़ने में काव्य का भावपूर्ण आनंद मिले तो उसे हिंदी गद्य गीत की संज्ञा दी जाती है। हिंदी के गद्य गीतकारों में राय कृष्णदास का विशिष्ट स्थान है। अब हम आते हैं हिंदी गद्य के विकास के ऊपर। तो हिंदी के गद्य विकास को 6 भागों में बांटा गया है। हिंदी का पहला विकास काल पूर्व भारतेंदु युग सन 1800 से लेकर 1868 तक माना जाता है। ये हिंदी गद्य का आरंभिक स्वरूप है। दूसरा काल भारतेंदु युग जो कि इसका उन्मेष काल है और हिंदी गद्य को महत्वपूर्ण स्थान जो है इस काल के माध्यम से प्राप्त हुआ, वो सन 1868 से लेके 1903 तक की समयावधि को माना जाता है। इसके बाद तीसरा युग आता है हिंदी गद्य के विकास का, द्विवेदी युग, जो कि सन 1903 से लेकर के 1920 तक के कालखंड को समाहित किए हुए। हिंदी गद्य के विकास का चौथा युग शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1920 से 1936 तक मानी जाती है। यह युग भी हिंदी गद्य की समीक्षा और आलोचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इसके बाद पांचवा युग शुक्लोत्तर युग है, जो कि सन 1936 से 1950 तक की समय सीमा को धारण किए हुए है, तथा अंतिम और छठा विकास काल स्वतंत्रोत्तर युग है, जो कि 1950 से अनवरत अभी तक चलता चला। तो इस तरह से हमने देखा कि हिंदी का गद्य 6 विकास कालों में विभाजित किया गया है। हिंदी की गद्य का विकास इन 6 कालों पर ही निर्भर है। तो ये हमारे हिंदी गद्य का संक्षिप्त परिचय, हिंदी गद्य की विधाओं का संक्षिप्त परिचय है। अब अपने अगले वीडियो में मैं हिंदी निबंध के बारे में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।